एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल इन एन अनस्टेबल वर्ल्ड एनर्जी सोवरेनिटी इज़ द न्यू ऑयल। जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये, इसको पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में ऑथर कहते हैं इंडिया इंपोर्ट करता है 85% क्रूड ऑयल और 50% नेचुरल गैस। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक फिगर नहीं है ये, बट बिलोंग करता है हमारे नेशनल रिस्क रजिस्टर को। मतलब कि अगर जैसे फ्लड वगैरह आया तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेशन रिस्क बढ़ जाता है, वैसे ही अगर इसका सप्लाई चेन अच्छे से नहीं रहा या डिसरप्ट हो गया तो हमारे नेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। और जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन बढ़ते जा रहा है और जो सप्लाई चेन है वो फ्रेगमेंट होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, तो हमारा हर बैरल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए लाइबिलिटी बनते जा रहा है। 2022 पे रशिया इमर्ज किया था ऐसा कंट्री जो सिंगल लार्जेस्ट सप्लायर बना था इंडिया के लिए, जो रफली कंट्रीब्यूट करता था 35 से 40% टोटल इंपोर्ट क्रूड ऑयल्स को, और जो कि सिर्फ 2% था यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने से पहले। अब जो ये डिस्काउंटेड बैरल्स ऑफ़र होता है हमको, वो टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए तो अच्छा है, हमारे इंपोर्ट बिल के लिए तो अच्छा है, बट अगर हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो ये हाईलाइट करता है हमारे वल्नरेबिलिटीज़ को, हम कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसलिए हमको ज़रूरी है कि हम डाइवर्सिफाई करें, बहुत सारे नेशन के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करें, रेदर देन सिर्फ सब्सटीट्यूट नहीं करना चाहिए। सिर्फ ईरान के ऊपर पहले हम डिपेंडेंट थे, अब रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए इंडिया को। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इंडिया का जो मर्केंडाइज इंपोर्ट था वो $677 बिलियन था। उसमें से जो क्रूड ऑयल और जो नेचुरल गैस है वो अलाउन अकाउंट करते हैं $170 बिलियन को, जो कि 25% से ज़्यादा है टोटल इंपोर्ट बिल का। और अगर इसमें थोड़ा सा भी डिसरप्शन आया, ऑयल वगैरह थोड़ा सा भी बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा और ट्रेड डिफिसिट झेलना पड़ सकता है इंडिया को। 2025 में वर्ल्ड थोड़ा सा ही रह गया, इजराइल और ईरान पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता, उस पर ज़्यादा हुआ नहीं, फिर कॉन्फ्लिक्ट बच गया, वरना बहुत ज़्यादा ओवर इग्नाइट हो जाता, प्राइस वगैरह 20 मिलियन तक बढ़ जाता। और जो ब्रेंट क्रूड प्राइस है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो और ज़्यादा ब्रीच कर जाता है 103 बैरल मार्क को एक ही दिन के अंदर। बहुत प्रॉब्लम हो जाता है इससे। फ्लैश पॉइंट बहुत सारे जो हिस्ट्री पे हुए हैं जिसने चेंज किया है वर्ल्ड पे, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो रीसेप हुए हैं बहुत सारे अनफोर्सिन शॉक्स के कारण, जो हमको पता ही नहीं चला। तो ये 5 डिफाइनिंग मूवमेंट्स है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला तो 1973 का जो ऑयल एम्बार्गो लगाया गया था, अरब ऑयल एम्बार्गो यूनाइटेड स्टेट्स और उसके अलाइड नेशंस के अगेंस्ट। मतलब कि ये इसराइल और ना सीरिया का वॉर चल रहा था, तो यूनाइटेड नेशन हेल्प कर रहा था इसराइल का, तो इन लोग ने वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर पे एम्बार्गो लगा दिया था। तो उसके कारण जो क्रूड प्राइस थे वो क्वाड्रपल्स, यानी कि पहले $3 थे तो $12 बढ़ गए, ऐसा हो गया था। और ये एक्सपोज करता है जो वेस्ट का ओवर डिपेंडेंस था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के ऊपर, यानी OPEC करके जो कंट्रीज़ ग्रुपिंग आती है उसके ऊपर पे दिखाता है कितना डिपेंडेंट था। बट बाद में फिर यूएस ने कैटेलाइज़ किया, यानी मॉडिफाई किया खुद को, और जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व वगैरह बनाया, इससे उनका एफिशिएंसी बढ़ा। सेकंड, जो 2011 में फकुशिमा न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था वो सुनामी के कारण आया था, तो उस पे जो बहुत सारे कंट्रीज़ थे वो अपना कॉन्फिडेंस खो गए थे न्यूक्लियर पावर को लेकर के। बट जैसे जैसे अब एमिशन बढ़ते जा रहा है कोल और गैस के चलते, तो न्यूक्लियर एनर्जी वापस से रीगेन कर रहा है अपना फेवर। थर्ड, 2021 में टेक्सास फ्रीज के बारे में बात करते हैं। बहुत ठंड के कारण गैस पाइपलाइन फ्रोज़न हो गया था और जो विंड टरबाइन थे वर्क नहीं कर रहे थे। जो ये इवेंट हुआ हाईलाइट करता है जो विंड सिस्टम बनाया गया कॉस्ट एफिशिएंट के लिए और ना कि रेजिलियंस के लिए नहीं बनाया गया। फिर ये फोर्थ में बात करते हैं 2022 रशिया यूक्रेन वॉर जो हुआ, उसके कारण यूरोप काफ़ी डिपेंड था रशिया के ऊपर, तो 40% गैस वहाँ से मंगवाता था, वो उसको रशिया ने वेपनाइज करके यूज़ किया, बोला कि हाँ हम इसको आर्मी में यूज़ करेंगे, मतलब पैसे को जो आता है यूरोप से। फिर फिफ्थ के बारे में बात करते हैं जो 2025 पे एबेरियन पेनिनसुला पे जो ब्लैकआउट हुआ था, स्पेन और पोर्चुगल सफ़र किए थे ग्रिड कोलैप्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन लोग का ओवर रिलायंस हो गया था इंटरमिटेंट रिन्यूएबल्स के ऊपर, यानी कि सोलार एनर्जीज वगैरह के ऊपर, बिना ज़्यादा ध्यान दिए डिस्पैचेबल बैकअप्स के लिए। डिस्पैचेबल बैकअप्स यानी कि ऑयल कोल गैस ये सब डिस्पैचेबल बैकअप्स है, इसको बिल्कुल भी नहीं रखे और सिर्फ बोले रिन्यूएबल एनर्जी से काम चलेगा। ये जो इवेंट्स हुए वो रिमाइंड करवाते हैं सारे ग्लोबल चेंजेस जो आए हिस्ट्री में, जो हम अभी फेस कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी है। तो चेंज बिना कोई फोर्स के, क्योंकि इज़राइल और ईरान के बीच अभी ऑलरेडी सीज़ फायर हो गया है, तो अब हम चेंजेस ला सकते हैं बिना बिना कोई ऐसे प्रॉब्लम फेस किए। ठीक है, हमको पता है कि फ्यूचर पे ऐसा हो सकता है, इसलिए हमको चेंज लाना चाहिए। फिर एनर्जी रियलिज्म मस्ट गाइडेड द ट्रांजिशन। फिर एनर्जी रियलिज्म मतलब कि होता है जो मिक्स ऑफ रिन्यूएबल अफोर्डेबल जो सिक्योर एनर्जी सोर्स है, रिलायबल और जो अफोर्डेबल सिक्योर एनर्जी है, उसको रियलिज्म बोलते हैं। वो हेल्प करता है हमको ट्रांजिशन के लिए, पाथवेज दिखाता है रियलिज्म, एनर्जी रियलिज्म।
जो लेसन है वो एक तरीके से फ्लैश पॉइंट दिखाता है क्लियर एनर्जी सिक्योरिटी को क्लाइमेट पॉलिसी डिस्कशन से बस नहीं बट सर्वाइवल स्ट्रेटजी से देखना चाहिए। इंडिया को डिसाइसिवली मूव करना चाहिए एनर्जी सॉवरेनिटी डॉक्ट्राइन के तरफ। खुद का एनर्जी सॉवरेन होना चाहिए हमें, और हमें एंकर्ड करना चाहिए, डोमेस्टिक कैपेसिटी पे ध्यान देना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए टेक्नोलॉजीज़ को, और रेजिलिएंट बनाना चाहिए हमारे सिस्टम जो है, जैसे सोलार सिस्टम वगैरह है वो। तो 5 फाउंडेशनल पिलर्स है इसमें। तो पहला तो है कोल गैसिफिकेशन एंड अनलॉकिंग इंडिजिनियस एनर्जी। इंडिया के पास ऑलरेडी 150 बिलियन टन्स ऑफ कोल रिजर्व है। बहुत डिकेड से हमको पता है हाईएस्ट कंटेंट रखते हैं हम, और ये बहुत अनअट्रैक्टिव है। बट अगर हम टेक्नोलॉजी को एडवांस कर सकें तो गैसिफिकेशन और कार्बन कैप्चर करके हम डोमेस्टिक रिसोर्स पे ध्यान दे सकते हैं, और लेवरेज कर सकते हैं इसके और प्रोड्यूस कर सकते हैं सिंगेस और मिथेनॉल, हाइड्रोजन और फर्टिलाइज़र वगैरह यहीं अपने ही का होम पे। और सेकंड अगर बात करें तो बायोफ्यूल्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे रूरल एम्पावरमेंट भी बढ़ाया जा सकता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। मतलब जो बायोफ्यूल्स होते हैं वो गोबर गैस वगैरह से ही बनते हैं ना, राइट। तो उन लोग को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जैसे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह कर सकते हैं। और एक तरीके से ये रिड्यूस करेगा क्रूड इंपोर्ट्स वगैरह को। ओवर 92,000 करोड़ और फार्मर्स को दिया जा सकता है पैसा, जो हम रिड्यूस करेंगे बाहर से इंपोर्ट करवाना। तो और ये सब्सटेंशिएट सेविंग बचाएगा हमारा फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स। और जैसे जैसे E20 यानी इथेनॉल 20 हो रहा है, बढ़ रहे हैं हम होराइजन की तरफ, वैसे वैसे रूरल इकोनॉमी का इनकम भी ग्रो कर सकता है, बताते हैं। और फर्दर आगे बात करते हैं जो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन है, सेटैड भी बोलते हैं जिसको, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम। वो 100 ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस बनाने की बात करता है, प्लांट हंड्रेड्स ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाने की बात करता है, जो क्लीन फ्यूल बना सकता है और प्रोड्यूस कर सकता है बायोमैन्योर। और 20% टू 25% ऑर्गेनिक कार्बन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये रिस्टोर करेगा नॉर्थ इंडिया का डिग्रेडेड सॉइल को, जहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन 0.5% से फॉल कर चुका है, जो कि हेल्थी लेवल बताते हैं वो एक्चुअली 2.5% है, जबकि अभी हमारा 0.5% जा चुका है नॉर्थ ईस्ट रीजन पे। और इम्प्रूव करेगा ये सॉइल के हेल्थ को, और इन्हेंस करेगा वाटर और फर्टिलाइज़र के रिटेंशन वगैरह को लेकर के, और रिड्यूस करेगा रन ऑफ पॉल्यूशन वगैरह। अगर हम सेटेट जो अच्छे से फॉलो करेंगे, यानी कि सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन जो है। थर्ड बात करते हैं न्यूक्लियर और ज़ीरो कार्बन बेस्ड लोड फॉर अ डिस्पैचेबल फ्यूचर के बारे में। जो इंडिया न्यूक्लियर फुटप्रिंट रखता है वो अभी तक रिमेंड स्टेगनेंट रहा है, 8.8 गीगावाट ही रहा है, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है बहुत लंबे टाइम के लिए। हमको ध्यान देना चाहिए थोरियम के रोड मैप पे उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। जो हमारा 3 फेस मॉडल है न्यूक्लियर डेवलपमेंट पे, उस पर ध्यान देना चाहिए। यूरेनियम के लिए हमको पार्टनरशिप करना चाहिए, और जो लोकलाइज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजीज़ है उस पर भी हमको ध्यान दे करके बढ़ाना चाहिए। फिर फोर्थ बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, और अपना खुद का टेक को डेवलप करने के लिए, सो दैट हम सिक्योर कर सकें अपने चेन को। और इंडिया का टारगेट होना चाहिए 5 मिलियन मेट्रिक टन्स 2030 तक डेवलप करने का, और उसको मैच कर सकें हम लोग बाय लोकलाइज इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्युफैक्चर के थ्रू। और फिर फिफ्थ बात करते हैं जो पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज और द इनर्शिया जो है वो एक तरीके से बैकबोन है हमारे लिए। जो PHS है, मतलब ये क्या होता है ना, पम्प्ड हाइड्रोजन स्टोरेज। यहाँ पर जो सोलार सिस्टम है वो गर्मी के टाइम पे तो एनर्जी ले लेता है, मतलब दिन के टाइम पे सन से एनर्जी ले लेता है, और बाकी फिर जो बचा हुआ रहता है उसमें पानी को ऊपर भेज देता है, और फिर वो रिजर्वायर से वापस डाउन हिल से पानी आता है नीचे, अप हिल से वाटर नीचे आता है, और वो टरबाइन के हेल्प के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, ठीक है। इंडिया को अपने टोपोग्राफी का यूज़ करना चाहिए और क्रिएट करना चाहिए स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर के लिए। कुछ साल पहले तक हम 60% इंडिया सोर्स करता था क्रूड ऑयल वेस्ट एशिया से, बट अब इसका कम हो गया है, 45% हो गया है। ये S&P का ग्लोबल कमोडिटी एट सी, एज पर S&P ग्लोबल कमोडिटी एट सी बतलाता है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म वर्क के कारण नहीं हुआ है, बट रिफ्लेक्ट करता है हमारा जो लॉन्ग टर्म शिफ्ट है इंडिया का सोर्सिंग स्ट्रेटजी को लेकर के। इंडिया ई मिथेनॉल वगैरह पे, इथेनॉल वगैरह पे, E20 वगैरह पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, इस कारण ये ऐसा हुआ है, बताते हैं 60 से 45%। द एज ऑफ सॉवरेनिटी में बात करते हैं, इसराइल और ईरान के बीच तो सीज़ फायर हो गया, और ये एक तरीके से इंडिया को ऑफ़र करता है रेयर चांस जहाँ पे हम एक्ट कर सकते हैं, सो दैट बिना डरे
इंडिया को स्टार्ट करना चाहिए और लीड करना चाहिए एनर्जी रिलीज़म के ऊपर, मतलब कि वही रिलायबल और अफोर्डेबल सोर्स एनर्जी पे हमको ध्यान देना चाहिए। और ये एक तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है जहाँ पे हम अपना डीपेन कर सकते हैं नेक्स्ट क्राइसिस आने से पहले। और ये एक तरीके से वार्निंग है इंडिया के लिए। और जो ये 5 पिलर्स बताया गया है जो कि कोल गैसिफिकेशन, बायोफ्यूल, न्यूक्लियर और ग्रीन हाइड्रोजन और पम्प्ड हाइड्रो के ऊपर, वो एक तरीके से सेकेंडरी एनर्जी ट्रांजिशन नहीं है, बट ये एक तरीके से सोवरेन स्पाइन है। जो टुमारोस मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स है वो ऑयल नहीं है, वो एक तरीके से अनइंटरप्टेड और अफोर्डेबल और इंडिजिनस एनर्जी है। और इट इज़ द टाइम टू बिल्ड कहते हैं, मतलब अब टाइम आ गया कि हमको ये बनाने की भी ज़रूरत है। बस इतना ही था आर्टिकल पे। अगर अच्छे से समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना। हैव अ गुड डे, थैंक यू।